कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब होता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। CO NH3 का होल 6 Cl3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो CO सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा और ऑक्टाहेड्रल फैशन में इसके साथ अमोनिया अटैच्ड होगा, NH3 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 और 3 Cl भी कनेक्टेड होगा। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और डॉटेड लाइन से क्यों लिख रहे हैं इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ता है, जो इसमें एक सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम के चारों ओर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इस तरह से अरेंज हो जाता है ताकि यह एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर शेप बन जाए और इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग। द कंपाउंड in which central atom is surrounded by सेंट्रल एटम और आयंस भी हो सकता है। सेंट्रल एटम और आयंस इज सराउंडेड बाय अ क्लस्टर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब सीधा समझ आता है। एक सेंट्रल एटम होगा और उस सेंट्रल एटम के चारों ओर डिफरेंट आयंस और कंपाउंड्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पता कैसे चला? तो बेसिकली पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नहीं जानते थे, हम लोगों को पता था डबल सॉल्ट के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन कंपाउंड। अब ये एडिशन कंपाउंड क्या होता है बच्चों? तो अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, अगर सारे के कंपाउंड्स को मिला दो तो सारे मिलकर के एक कंपाउंड जैसा बिहेव करता है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है? वैसा कंपाउंड जो दो स्टेबल कंपाउंड के मिलने से बनता हो उसे कहते हैं स्टेबल कंपाउंड। और एग्जांपल बताते हैं आपको, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। बच्चों आप इसे जानते भी होंगे, इसे पोटास एलम नाम दिया जाता है और ये कंपाउंड बनता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O।
ठीक है। और भी एग्जांपल देते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं पोटासिलम, पोटासिलम, और इसका नाम हो जाएगा कर्नालाइट। और एग्जांपल बताते हैं बच्चों आपको, अगर मैं ले लूं CuSO4 प्लस NH3, 4NH3, बच्चों ये मिलकर के बन जाता है CuSO4 डॉट 4NH3, 4NH3, और इसका अरेंजमेंट बच्चों ये हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह अपना ये स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही रहेगा। ये वाला जो कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कैसे? तो Cu सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करेगा और इसके पास होगा NH3 का होल 4, और यह एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स के आगे सल्फेट लगा रहेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। बच्चों यहां से मुझे समझ आता है एडिशन कंपाउंड में क्या है, तो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को मिला करके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। तो पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एडिशन कंपाउंड होता क्या है बच्चों। तो आप लिखेंगे एडिशन ऑफ टू stable compounds to form a crystalline substance is known as addition compound, is known as addition compound। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये एडिशन कंपाउंड इनिशियली तो हम लोग जानते थे जो एडिशन कंपाउंड एक ही तरह का होता है, जिसे डबल सॉल्ट कहते हैं। अब एडिशन कंपाउंड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एडिशन कंपाउंड का दो कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। एक कैटेगरी का नाम देंगे बच्चों हम लोग डबल सॉल्ट, एंड दूसरा कैटेगरी का नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बच्चों यहां पे बात है दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो डबल सॉल्ट होते हैं इसमें किसी तरह का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से या डेटिव बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग दोनों में डिफरेंस क्या है। डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, डबल सॉल्ट का क्या मतलब है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। बच्चों जो डबल सॉल्ट होता है इसको अगर आपको सॉल्यूशन में डाला जाए तो डिफरेंट टाइप का आयंस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर डबल सॉल्ट को किसी aqueous सॉल्यूशन में डाला जाए तो डिफरेंट टाइप का आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप क्या कीजिए, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसको आप डाल दीजिए aqueous सॉल्यूशन में, तो ये बनाएगा K प्लस Mg+2 और Cl माइनस। तो डिफरेंट थ्री टाइप का
आयंस बनाता है। इसका मतलब डबल सॉल्ट aqueous सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिख लेंगे। स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट, but unstable or dissociates in aqueous solution into ions। जैसा एग्जांपल मैंने बताया आपको यहाँ पे, जैसे कार्नालाइट को अगर लेकर के aqueous सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आयंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है आप देखेंगे अभी। retain their identity in solid state or in aqueous solution। बच्चों इसका जो आइडेंटिटी होता है ये सॉलिड स्टेट और aqueous सॉल्यूशन दोनों में इंटैक्ट रहता है। जैसे अगर मैं ले लूं पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरस साइनाइड और इस दोनों से अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो ये बनाएगा FeCN का होल 4 और -2। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के कारण ये फर्दर डिसोसिएशन इसका नहीं होता है, तो इसे कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। cause of formation of coordination compound, cause of formation of coordination compounds। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बनता इसलिए है बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसके बीच? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग स्पेसिस के बीच। कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed due to formation of covalent bond और dative bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड बिटवीन किसके बीच बच्चों? बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग स्पेसिस। ठीक है, अब ये बात मुझे समझ आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग स्पेसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री।
तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अ ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री in which we study about coordination compound, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया कौन था? तो बच्चों मैंने बताया पहले हम लोगों को सिर्फ डबल सॉल्ट के बारे में जानकारी थी, या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपस में मिल करके एडिशन कंपाउंड बनाता है। लेकिन उसी एडिशन कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड ऐसा था जिसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट था, लेकिन उसके बारे में किसी तरह का न स्ट्रक्चर का न ही केमिकल एक्टिविटीज का कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले अल्फ्रेड वार्नर ने थ्योरी दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पहले बच्चों हम लोग लिख लेते हैं गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय अल्फ्रेड वार्नर। कब की बात है ये बच्चों? 1913 की बात है, जब इन्होंने थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास दो तरह का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। द मेटल, मतलब मेटल का मतलब क्या? मैं लिख देता हूं बच्चों, सेंट्रल एटम हैव two types of valency, valencies, two types of valencies। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी जो होता है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द आयंस, satisfied by नेगेटिव आयंस। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसीज इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, satisfied by coordination number।
कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा मेटल और सेंट्रल एटम हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by negative ions and secondary valence is satisfied by coordination number। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं बच्चों, ये एग्जांपल मैं लिख दूं CO NH3 का होल 6 और ये लिख दूं SO4। बच्चों यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो होगा, ये सल्फेट का वैलेंसी होता है -2, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी +2 होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6। सेकेंड पॉइंट है बच्चों प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल बट लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों? तो अगर आप एक कंपाउंड कंसीडर कीजिए Cu NH3 का होल 4 और इसमें SO4 लगा दूं, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है अनाइजेबल होता है। इट मींस प्राइमरी वैलेंसी इसका 2 है, इस सल्फेट का वैलेंसी -2 होता है, इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स का वैलेंसी +2 होगा। और जब इसको aqueous सॉल्यूशन में डाला जाए तो एनाइज हो जाएगा, यानी कि SO4 अलग हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब एक साथ अलग हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी नॉट आयोनाइजेबल, यानी कि वो आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करें बच्चों, एवरी मेटल हैव a definite number of secondary valency as a central atom। अगर कोई मेटल सेंट्रल एटम जैसा एक्ट करता है तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी का वैल्यू फिक्स्ड होता है। अब बच्चों एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी वैलेंसी नोट करके आप लिख लेंगे, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स जनरली लिखना है क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। जनरली प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे बच्चों, फोर्थ पॉइंट। ये किनका थ्योरी था? ये थ्योरी है अल्फ्रेड वार्नर का, उनका फोर्थ स्टेटमेंट था इसके रिगार्डिंग। द वैलेंसीज आर projected
in the space about the central atom, such that they form a fixed geometry to the coordinate compounds. जैसे एक एग्जांपल बता दूं बच्चों आपको, मैं लिखता हूं CO NH3 का होल 6 और Cl और Cl2। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बच्चों देखें, इसका वैलेंसी इस तरह से कैसे स्कैटर्ड होता है। तो CO ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, इस तरह से DT बॉन्ड के द्वारा चारों ओर से कनेक्टेड होगा। NH3 और इसे कहेंगे Cl। ये बच्चों जो ये डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और जो ये कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो इस तरह से मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वैलेंसीज आर प्रोजेक्टेड इन द स्पेस। इसका वैलेंसी इस तरह से प्रोजेक्टेड होता है चारों डायरेक्शन में, ताकि ये प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है। कैसा शेप होगा बच्चों, आपको पता होगा, इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, species present inside the square bracket। क्या कहते हैं उसको, उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्सेस। और जो बाहर होता है, स्पीसीज प्रेजेंट outside the square bracket इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं काउंटर आयंस। क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट नोट करेंगे इसमें, इफ ions replaces neutral atoms from the coordination sphere। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लिखूं CO NH3 का होल 4 और SO4, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किसी न्यूट्रल एटम को किसी आयन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। आयंस व्हेन
if ions replaces neutral atoms from the coordination sphere, it loses its electrovalent character. Electrovalent characters. अगर मैं इसी कंपाउंड को मैं इससे लिख दूं CO NH3 का होल 5 Br और यहाँ पे लिख दूं SO4 और यहाँ पे SO4 से इसको मैं रिप्लेस कर दूं CO NH3 का होल 5 और यहाँ लिख दूं SO4 और यहाँ पे लिख दूं Br। तो क्या होगा, इसके पास लेस इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर बचेगा। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोवैलेंट होगा और ये लेस इलेक्ट्रोवैलेंट होगा।